हेलो वेलकम टू मिशन। कैसे हैं आप? देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखोगे आईटी जैम के, सीवीटी, पीजी के या सीएसआईआर नेट गेट के, तो आपको ऐसा देखने मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, उसका शेप या उसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा या उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बने, क्योंकि इसमें मैं पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है। डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जिससे कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री या शेप आप आइटम्स मॉलिक्यूल देखते ही प्रेडिक्ट कर सकते हो बाकायदे, अगर आपको उसका लिव स्ट्रक्चर बनाना आता है तो। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप देखो, ये आईटी जैम के मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं। अगर आप 2013 से देखना स्टार्ट करो तो कंटिन्यूसली ऐसा देखा गया है कि कई बार 2013 में क्वेश्चंस आए हैं, 2005 में भी आए हैं, 2008 में भी आए हैं, 10 में, 12 में, 15 में, 2022 में, इवन और भी प्रीवियस ईयर्स में हो सकते हैं क्वेश्चन आए हो। मैंने सिलेक्टिवली कुछ इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो ये देखे जाते हैं कि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे XCF8 का पूछा गया है, बताओ स्ट्रक्चर क्या होगा। डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना क्या होगा। द स्पीशीज हैविंग ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। अब यहाँ पे शेप दे दिया है और आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसका ये शेप होगा। तो आपको पता होना चाहिए, हर एक मॉलिक्यूल को आपको देख के बनाना पड़ेगा, फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। फिर मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SOCl2 पूछ दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कौन यहाँ पे दिखाएगा। फिर वी शेप ऑफ SO2 का वी शेप क्यों होता है। यहाँ पे SF4 का शेप क्या होगा। यूजुअली अगर आप देखो तो शेप के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रेडिक्ट कैसे करना पड़ेगा, मतलब अगर ये ऐसे क्वेश्चन कभी कल को आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इनको कैसे प्रेडिक्ट करोगे, इनके पीछे की थ्योरी क्या है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट मेन पार्ट पे भी आ सकते हो जहाँ से मैंने हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक्स सिखाए होंगे। और आप प्लीज़ इनके नोट्स बना के रखिएगा, आपको बहुत काम आएंगे। ये वीडियो ना ही सिर्फ IIT जैम या CVT के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE या नीट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है कॉमन है। आप 11-12 से लेके ये कॉन्सेप्ट MSc तक के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो इसके पीछे की थ्योरी बड़ी सिंपल सी है। अब आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह प्रेडिक्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना होगा, आप देखोगे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स यूजुअली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो अगर आप देखोगे तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अगर स्पेशली मैं P ब्लॉक की बात करूँ तो बोरॉन की फैमिली आती है, कार्बन फैमिली आती है, नाइट्रोजन फैमिली आती है, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन फैमिली आती है, फिर फ्लोरीन की फैमिली आती है, और लास्ट में हमारे पास होता है नियॉन। इसके ऊपर हीलियम फैमिली होती है, बट हम हीलियम को कंसिडर नहीं करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बोरोन के लास्ट में हमारे पास ना सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के लास्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सबके पास यही सेम स्ट्रक्चर्स होंगे। फ्लोरीन के पास अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन के पास आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से मैं 7 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। और नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इनकी ना वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी मतलब क्या, कि ये एलिमेंट्स कितने बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप बोरॉन को देखो, बोरॉन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हमारा फंडा है ऑक्टेट रूल का कि किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस शेल होता है उसमें कम से कम मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास होने चाहिए, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो यहाँ बोरॉन जो होता है, वो बोरॉन कितने बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, 3। कार्बन कितने बॉन्ड बनाना पसंद करता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन के पास भले ही 5 इलेक्ट्रॉन है, पर वो बॉन्ड सिर्फ कितने बनाएगा, 3 बनाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है। वो 3 और शेयर करेगा और उसके 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाना पसंद करता है, 2। और फ्लोरीन सिर्फ 1। और नोबल गैसेस तो वैसे भी बॉन्ड नहीं बनाती, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये इनके मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। नाइट्रोजन मिनिमम 3 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, ऑक्सीजन मिनिमम 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, फ्लोरीन 1 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। अब ये जो हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। इनके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़े तो ये एलिमेंट्स और बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो नाइट्रोजन अगर अपना 3 बॉन्ड बना लेता है तो भी उसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर आप फ्लोरीन के पास देखो तो फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हेलोजन्स के पास अगर आप देखो तो उनके पास तो 4-4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में ये एलिमेंट जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, हो सकता है नाइट्रोजन 3 नॉर्मल बॉन्ड बनाए, उसके अलावा वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के साथ डेटिव बॉन्ड बनाने में यूज कर सकता है। तो ये जो बॉन्ड हम लोगों ने पढ़े हैं ना, ये इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डेटिव बॉन्ड, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। आप लोगों ने इसका थ्योरी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे। तो इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, देखो नॉर्मल ऑक्सीजन जो बनाएगा ना, वो तो 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हो सकता है नॉर्मल ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयर कर ले, शेयरिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। उसके बाद हेलोजन क्या कर सकता है सर, हेलोजन एक नॉर्मल बॉन्ड बना सकता है और उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम हो सकता है वो 3 डेटिव बॉन्ड भी बन, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 3। याद रखना, ऑक्सीजन की फैमिली मिनिमम 2 बॉन्ड बनाएगी जो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट होने में हेल्प करता है। उसके बाद वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है किसी को। अब एक और हमेशा चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो आपका नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके अलावा जो डेटिव बॉन्ड बनता है उसको भी हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास बॉन्ड्स 2 टाइप के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। एक एलिमेंट अगर मेरे पास ए है और एक एलिमेंट अगर मेरे पास बी है, अगर वो सामने सामने बॉन्ड बना रहे हैं ऑर्बिटल्स को यूज़ करके इस तरीके से, तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर वो अपनी परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं इस तरीके से, इसका एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, इसका एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, इसका एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, इसका दूसरा परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, और इस तरीके से जो ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम? पाई बॉन्ड। और ये हमारा कौन सा बॉन्ड हो जाता है? ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। तो जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो आपका लोन पेयर यूज़ करने के बाद जो बॉन्ड बनता है वो भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन करते हुए चलता हूँ। ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब आप हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने लगोगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है 20-30 मिनट का 40 मिनट का वीडियो बन जाए, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें डिटेल में बतानी है। जो बच्चे जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो IIT एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट कहीं ना कहीं मिलने वाले, ठीक है। अब भगवान ने चाहा तो हो सकता है आप जो भी इस साल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो, मॉलिक्यूल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपकी थ्योरी में पूरी पढ़ा रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट ट्रिक वाले पार्ट पे जा सकते हो। जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा तो आप सिर्फ उतना पार्ट देख सकते हो, आपका उसमें भी भला हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, और इवन जो एक डेटिव बॉन्ड बनता है, इवन जो एक डेटिव बॉन्ड बनता है, ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं ये कौन से बॉन्ड होते हैं? दीज आर योर सिग्मा बॉन्ड। अब ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ कहाँ बिलोंग करते हैं? ये सेकंड पीरियड में बिलोंग करते हैं। अगर आप नाइट्रोजन के नीचे देखो, मैं थोड़ा इसको नीचे लेके चल रहा हूँ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की सीरीज पे आ रहा हूँ, एटम्स की सीरीज पे। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? और नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फर। तो फॉस्फर का सिचुएशन भी सेम होगा, फॉस्फर के पास भी नाइट्रोजन जैसी ही हालत होगी। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। फ्लोरीन के नीचे कौन आता है? फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। नियॉन के नीचे कौन आता है? नियॉन के नीचे आपके पास आर्गॉन आ जाता है। अब देखो, क्लोरीन के पास है ना, यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा। सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 बॉन्ड वो नॉर्मल बनाएगा, ठीक है। फॉस्फर के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो 3 बॉन्ड जो होगा वो नॉर्मल बनाएगा। अब यहाँ ना एक ट्रिक याद रखना, ये जो आप लोगों ने देखा ये कौन सा है? ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब हम कहाँ पे आ गए हैं? अब हम आ गए हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास। अब देखो, रूल याद रखना, ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना, आप लोगों ने अगर थोड़ा बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पढ़ा होगा, थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक ऑर्बिटल आ जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूँ, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 होगा, उसके बाद 2s2 होगा, उसके पास 2p3 होगा। अब सेकंड पीरियड जो सेकंड शेल है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ p ऑर्बिटल तक ही लिमिटेड है। बट अगर आप फॉस्फर को देखो, फॉस्फर का एटॉमिक नंबर मेरे ख्याल से 15 होता है। अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना स्टार्ट करो तो दैट इज 1s2, उसके बाद आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p3, और लास्ट में 3d ऑर्बिटल भी होता है। इवन तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है पर 3d ऑर्बिटल भी खाली पड़ा हुआ होता है। मतलब जैसे आप थर्ड शेल की तरफ चले गए तो थर्ड शेल में तो 3 सब शेल होते हैं, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, तो ये आपका सेकंड शेल हो गया, ये आपका थर्ड शेल हो गया, और वहाँ पे 3 सब शेल होते हैं। इवन दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ p में है पर d ऑर्बिटल वहाँ पर खाली पड़ी होगी, इट इज़ देयर। अब यहाँ सवाल उठता है, यहाँ एक ट्रिक आती है। वो ट्रिक क्या कहती है कि जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इन सबके पास सिर्फ 2p ऑर्बिटल तक ही होता है। दे डोंट हैव थर्ड शेल, उनके पास थर्ड शेल नहीं होता। पर जो थर्ड पीरियड से नीचे के लोग हैं, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड, जितने भी एलिमेंट्स हैं, बेसिकली टू बी वेरी प्रिसाइज थर्ड पीरियड तक ही हम बात करते हैं, यहाँ पर 3d ऑर्बिटल आ जाती है। अब 3d ऑर्बिटल आने से होता क्या है कि ये एलिमेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा सर एक बार एक्सप्लेन करके बता दो। देखो, एक नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर एक फॉस्फर का एग्जांपल लेते हैं।
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप उसकी देखो तो उसके पास आता है 1s2, उसके पास आता है 2s2, उसके पास आता है 2p3। अब इसके पास s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसके पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है। वहीं अगर मैं फॉस्फर का देखूँ, एटॉमिक नंबर मेरे पास फॉस्फर का कितना था, आई थिंक 15 था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप फॉस्फर का देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d0। अब मैंने ये लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 3s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 3p है जिसमें मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3d ऑर्बिटल है, इवन दो अभी उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है पर वो खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ एक रूल क्या कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर, जरूर आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को चाहे तो वो अनपेयर करके यहाँ भेज सकता है। तो अगर वो ऐसा कर दे, अभी तक फॉस्फर के पास, अब अगर आप नॉर्मल फॉस्फर को देखो तो एक ये लोन पेयर होता है, ये वाला वो जो होता है ना, ये लोन पेयर होता है हमारे पास, दिस इज अ लोन पेयर, और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस तरीके से खाली पड़े हुए होते हैं। देखो ये वो 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो खाली पड़े हुए हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या बनाएंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाने में मदद करेंगे। लेकिन अगर चाहे फॉस्फर तो अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अनपेयर कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के यहाँ भेज सकता है इस तरीके से, फिर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो अनपेयर हो जाएंगे। तो फॉस्फर 2 सिचुएशन में रह सकता है। फॉस्फर चाहे तो अपना लोन पेयर अपने पास रख सकता है और सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, और अगर फॉस्फर चाहे तो अपने इस लोन पेयर को स्प्लिट कर सकता है, और स्प्लिट करने के बाद इस तरीके से 5 बॉन्ड बना सकता है। पर ये नाइट्रोजन के साथ नहीं हो सकता, ये नॉट इवन नाइट्रोजन, ये किसी के साथ भी नहीं हो सकता, ये नाइट्रोजन के साथ भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन के साथ भी नहीं हो सकता, फ्लोरीन के साथ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इनके साथ, और इवन ये नियॉन के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितने एलिमेंट हैं सेकंड पीरियड के, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2p तक आके रुक जाता है। थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड पीरियड से हमारा स्टार्ट हो जाता है थर्ड शेल, और थर्ड शेल का मतलब वहाँ आ जाती है 3d ऑर्बिटल, और जब 3d सब शेल या ऑर्बिटल जो भी आपको, वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयरिंग शुरू हो जाता है, आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेना चाहता हूँ, फॉस्फर आप कभी भी देखना, वो चाहे तो 3 बॉन्ड बना के भी स्टेबल हो सकता है, वो चाहे, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ इट इन दिस वे, ताकि आपको ये चीज़ें, यही मेन है, अगर आप इसको सीख गए तो आप समझ लीजिए आप सब कुछ सीख गए। तो फॉस्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? सर हो सकता है फॉस्फर नॉर्मल नाइट्रोजन की तरह बैठा और 3 बॉन्ड बना ले, हो सकता है फॉस्फर इस तरीके से बैठा हो और वो 3 बॉन्ड तो बना ही रहा हो, वो अपना लोन पेयर यूज करके डेटिव बॉन्ड बना ले, और हो सकता है फॉस्फर अपने लोन पेयर को अलग कर दे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, और हो सकता है फॉस्फर अपने 5 बॉन्ड अलग अलग बना ले। समझ में आया? अब सेम अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो हो सकता है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, हो सकता है सल्फर सिर्फ अपने 2 ही बॉन्ड बनाए, हो सकता है सल्फर क्या कर सकता है, ये 2 बॉन्ड यहाँ बना ले और अपने लोन पेयर को एज अ डेटिव बॉन्ड यूज़ कर ले, अपने लोन पेयर को एज अ डेटिव बॉन्ड यूज़ कर ले। हो सकता है सल्फर ऐसा करे, एक लोन पेयर को वहीं पे रखे और बाकी 2 लोन पेयर को स्प्लिट करके वो अपने 2 बॉन्ड और बना ले इस तरीके से। आप देख रहे हो, मैंने एक लोन पेयर को, ऑक्सीजन के नीचे जो सल्फर था, एक लोन पेयर को स्प्लिट कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका प्रेजेंट होता है इसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, पर इसको स्प्लिट अगर हम कर दें तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाता है, ठीक है। और अगर सल्फर चाहे तो अपने ऊपर वाले लोन पेयर को भी स्प्लिट कर सकता है, और इस तरीके से वो कितने बॉन्ड बना सकता है, सल्फर चाहे तो 6 बॉन्ड भी बना सकता है। तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, और अगर सल्फर चाहे तो 6 के 6 बॉन्ड भी बना सकता है, ये याद रखना। अब सिमिलर सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, पर फ्लोरीन अपने 3 और डेटिव बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन की बात, तो सर क्लोरीन के पास अगर आप देखो इस तरीके से एक बॉन्ड तो वो बनाएगा, हो सकता है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर का स्प्लिट कर दे क्लोरीन, और वो वहाँ 2 सिंगल बॉन्ड बना ले, यहाँ एक बॉन्ड बना ले, यहाँ अपने लोन पेयर को ऐसे ही रखे। हो सकता है क्लोरीन क्या कर सकता है, अपना एक और लोन पेयर को स्प्लिट कर दे और एक लोन पेयर वहीं पे रखे, एक और बॉन्ड बना ले, और हो सकता है क्लोरीन सारे लोन पेयर्स को स्प्लिट कर दे इस तरीके से। अब देखो क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 2 4 5 6 7 बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन अगर ज़रूरत पड़े तो क्लोरीन चाहे तो नॉर्मल फ्लोरीन की तरह भी बिहेव कर सकता है, और अगर क्लोरीन चाहे तो अपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स को एक्सपांड कर सकता है। ये क्यों कर सकता है? जस्ट बिकॉज उसके पास क्या है, उसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 3d ऑर्बिटल, जिसमें वो अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, अनपेयर कर सकता है, जिससे उसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इतना एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो बॉन्ड बनता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं, दैट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन के पास 3d ऑर्बिटल नहीं होती है, उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उसके पास सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता है, 3 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर आप फॉस्फर को देखो तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, पर अगर वो इसको भी अनपेयर कर दे, अब उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो 5 बॉन्ड बना सकता है। ये रूल भी याद रखना कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये लॉजिक समझ में आया। अब एक सबसे बड़ी चीज़ है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान देना। देखो हमारे पास है ना अलग अलग हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशंस क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है कि आप जब कोई बॉन्ड बनाते हो, आप जब भी कभी कोई बॉन्ड बनाते हो, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं फॉस्फर का, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ फॉस्फर का एटॉमिक नंबर 15 के साथ। फॉस्फर की 2 सिचुएशन लेते हैं। लेट अस से कि फॉस्फर पहले नाइट्रोजन की तरह बिहेव करता है। अगर फॉस्फर नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 होगा, इवन तो उसमें 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। सेकंड सिचुएशन लेते हैं फॉस्फर का। अगेन फॉस्फर का एटॉमिक नंबर 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर मैं उसका लिखूँ तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p6, 3s2, 3p3, 3d0। अब ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान से सुन लेना, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेट अस से फॉस्फर को सिर्फ 3 बॉन्ड बनाने, तो मुझे पता है उसके पास s ऑर्बिटल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और d ऑर्बिटल जो उसका पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 खाली पड़ा हुआ है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3, और d ऑर्बिटल जो उसका पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से एम्प्टी पड़ा हुआ रहेगा। अब अगर उसको सिर्फ 3 बॉन्ड बनाने हैं तो फॉस्फर क्या करेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या से आ जाती है कि जब भी कोई बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फर के पास आएगा, देखो अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऑर्बिटल्स का शेप देखो, अगर ये मेरा फॉस्फर है तो जो 3p ऑर्बिटल होती हैं, एक 3p ऑर्बिटल यहाँ होती है, एम आई राइट, एक 3p ऑर्बिटल यहाँ होती है, एम आई राइट, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, इस तरीके से, और एक 3p ऑर्बिटल जो होगी वो इस तरीके से होती है, pz ऑर्बिटल हम जिसको कहते हैं, ये हमारी एक pz। पर यहाँ एक दिक्कत वाली बात क्या है कि हमारी जो s ऑर्बिटल होती है वो सर्कुलर शेप में होती है, इस तरीके से स्फेरिकल शेप में होती है, इट्स इन स्फेरिकल शेप। तो जब भी कोई बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फर के पास आएगा तो वो ना ही सिर्फ इस ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो s ऑर्बिटल के साथ बाय डिफॉल्ट इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। रीजन क्या है इसका, अभी बहुत सारे क्वेश्चन लोग में से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि s ऑर्बिटल हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, जरूरत क्या है उसको, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो p ऑर्बिटल के पास हैं, पर हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा s ऑर्बिटल भी घुस जाता है। रीजन इसका यही है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनोगे ना, अगर आप सिर्फ ट्रिक्स वगैरह सुनने आए हो, एग्जाम पास करने आए हो, तो शायद आप बोर हो जाओगे मेरे लेक्चर्स में, ट्रस्ट में बोर हो जाओगे। पर अगर आपको लिटरली कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स है ना यूजुअली हमको कोचिंग क्लासेस में नहीं मिलते। बहुत सारे टीचर्स हमको इन सब सवालों के जवाब नहीं देते, हमको ट्रिक्स रटवाए जाते हैं, ट्रिक्स बता दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से और ढंग से सुन लोगे ना, आपको ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपको शायद कोचिंग क्लासेस में या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सवाल उसमें से ये जो हर साल कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं, और वो ये है कि s ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत क्या है, अगर वो बॉन्ड बनाने में यूज़फुल नहीं है तो वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो फॉस्फर से बॉन्ड बनाने आ रहा है उसको सबसे बाहर कौन दिखेगा, उसको सबसे बाहर थर्ड शेल दिखेगा। कौन दिखेगा, थर्ड शेल। अब थर्ड शेल में भी d ऑर्बिटल में तो कुछ भी नहीं है, तो जो बॉन्ड बनाने आएगा, मान लेते 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, वो 3 हाइड्रोजन फॉस्फर के साथ बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, तो वो d ऑर्बिटल्स में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो d ऑर्बिटल का लेना देना खत्म हो जाता है। पर तो कहाँ बॉन्ड बनेगा सर, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन की क्या ज़रूरत है। हाइब्रिडाइजेशन हो क्यों रहा है, वो इसलिए रहा है कि इवन तो वो p के साथ बॉन्ड बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन 3 p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, बट जहाँ से भी आप आओगे आपको s ऑर्बिटल दिखेगी ही दिखेगी ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप। इसीलिए आपका s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। अब देखो, मैं इस वीडियो में ये कवर नहीं कर रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये सीख के आए हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसके लिए मैं चाहिए तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ आपको सिखा दूंगा व्हाट बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन और क्या ज़रूरत पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन की।
यहाँ हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, आप सिर्फ यहाँ से ये सीखने आ रहे हो कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके पीछे का मसाला मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ जब ये मिक्सिंग होगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहेंगे और ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे और अब इन ऑर्बिटल्स का शेप बदल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये फॉस्फर ऐसे प्रेजेंट है। मुझे एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन किसका किसका हुआ? एक s ऑर्बिटल का हुआ और यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल हैं, तो हम इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। एग्रीड। अब जरा ध्यान से सुन के मुझे बताना, क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैसे तो खाली पड़ा हुआ था, फॉस्फर को अगर आप ड्रॉ करते हो तो आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ करते हो, वो ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो। क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है? यस करता है। तो जब भी मैं तुमसे कहूँगा बताओ हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि कितने, ये देखो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इवन दो बॉन्ड नहीं बनाएगा लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो फॉस्फर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, फॉस्फर दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, फॉस्फर तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। एग्रीड। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। इस हिसाब से यहाँ पर 3 सिग्मा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा थी। लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या वो भी हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा था? यस, वो भी हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होता है। ये पॉइंट याद रख लेना। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं, तो आप कैसे पता करोगे? सर यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, मुझे कैसे पता चला? अब देखो, मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता हो कि PH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब वो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता है फॉस्फर के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन आए हैं, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, खत्म, एक लोन पर वहीं पड़ा रहेगा। अब ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप ये ड्रॉ कर पाते हो, अगर आप ये ड्रॉ कर पाते हो तो आप समझ लीजिए आप हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना सीख गए। मुझे बताइए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ कितने हो गए? तो सर 3 सिग्मा बॉन्ड थे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में लिख देता हूँ, ठीक है, ये नंबर ऑफ लोन पेयर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर केस में सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 3 थे, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने थे? नंबर ऑफ लोन पेयर 1 था। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी हो गई? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, सेम एनर्जी की 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, बहुत सारी किताबों में आप देखोगे इसको स्टेरिक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बताइए स्टेरिक नंबर क्या होता है इसका? कुछ किताबों में इसको अलग नाम दे देते हैं, अपने को उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बुक से क्या पढ़ के आए हो। मॉलिक्यूल दिया है, आपको आंसर प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, ठीक है, और वो प्रेडिक्शन आप कैसे भी करो, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं अगर आपके सामने लिख दूँ 2 × 2 कितना होता है, तो आप आंसर 4 होता है। अब आप इसको इंग्लिश में 2 × 2 = 4 कहो कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 कहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी में कहो या इंग्लिश, आंसर 4 आना चाहिए बस। तो सिमिलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फ़र्क नहीं पड़ता आप किस लैंग्वेज में पढ़ के आए हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आंसर आना चाहिए। और आंसर ये है कि हमारे पास, अगर कल को मैं PH3 लिख देता हूँ उसके अंदर, अच्छा ये तो PH3 की बात होगी, अगर मैं कल को यहाँ पे PH5 लिख दूँ तो व्हाट अबाउट PH5? तो पीएच के साथ अगर 5 हाइड्रोजन लग जाए तो, हाँ अब मुझे बताओ कहानी कैसे। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब नॉर्मल फॉस्फर के पास कितने होते हैं? 3 बॉन्ड बनाता है नॉर्मल फॉस्फर। तो अब 5 हाइड्रोजन आए हैं, अब दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ, मतलब क्या हुआ होगा? अब ये लोन पेयर क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा। अब आपको ड्रॉ कैसे करना पड़ेगा? अब आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स अलग करने पड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे और 5वां हाइड्रोजन यहाँ पे। अब मुझे बताओ क्या फॉस्फर के पास लोन पेयर बचा? नहीं बचा। ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, 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 ये भी एक सिग्मा बॉन्ड। अब फॉस्फर के पास 5 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब अब उसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना हो गया? 5 हो गया। इससे पहले कितना था? इससे पहले 4 था और एक लोन पर खाली पड़ा हुआ था, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पर नंबर ऑफ अब इसको स्टेरिक नंबर में कहूँगा। स्टेरिक नंबर कितना था उसका? 4, और यहाँ पर इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? इसका स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5, लोन पेयर कितना है? 0, मतलब इसका स्टेरिक नंबर हो गया 5। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया, क्लियर है? तो क्या आप स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का? लेट अस से एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। कल को अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास H2SO4 प्रेजेंट है,
क्या मैं यहाँ पे सल्फर का स्टेरिक नंबर निकाल सकता हूँ? क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे और क्या उसके पास लोन पेयर बचा होगा कि नहीं बचा होगा? ट्राई करते हैं। लेट अस से अगर सल्फर मेरे पास यहाँ है, नॉर्मल सल्फर के पास क्या प्रेजेंट होता है? नॉर्मल सल्फर के पास इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, ठीक है। अब H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर भी कैसे बनाओगे? 4 ऑक्सीजन है ना, तो एक को मैं यहाँ लिखता हूँ, दो को मैं यहाँ लिखता हूँ, तीसरे को मैं यहाँ लिखता हूँ, चौथे को मैं यहाँ लिखता हूँ। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, वो मोस्टली सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होता है। अब ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब याद रखना है आपको, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। अब वो 2 बॉन्ड अलग अलग हों या एक ही एलिमेंट के साथ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ सल्फर एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन अपना दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये अपना दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसका एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। एग्रीड। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? देखो सल्फर तो सेटिस्फाई हो गया। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा डबल बॉन्ड बनाने में इस तरीके से, इसका एक लोन पेयर यहाँ, एक यहाँ पर, इसका एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर। इतना आपको अगर समझ में आ गया है, दिस इज हाउ यू कैन मेक द स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर आपको कैसे समझ में आएगा? आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि किसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब मुझे ये पता था ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 2 4 5, ये 5वां, ये 6वां, और वो 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड अलग अलग बनाए हैं, यहाँ पे दोनों बॉन्ड सल्फर के साथ बनाए हैं। अब एक और चीज़ याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ। जब भी आप कभी मल्टीपल बॉन्ड देखते हो, ए डबल बॉन्ड ए बी के साथ ब्लड एस, और यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, उसकी जो ऑर्बिटल होती है वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। कौन सी ऑर्बिटल होती है? हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। और जो पाई बॉन्ड बनता है, उसकी जो ऑर्बिटल होती है वो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। ये याद रखना। और इसके पास अब हमारे पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है? हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि सल्फर का स्टेरिक नंबर अगर मुझे निकालना है, सल्फर का अगर मुझे स्टेरिक नंबर निकालना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, सिग्मा बॉन्ड बताओ कितना है और लोन पेयर बताओ कितना है। मुझे यहाँ पर कहीं पर भी सल्फर के पास लोन पेयर तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो ये लोन पेयर था वो उसने डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ जो लोन पेयर था वो उसने डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया है ऑक्सीजन के साथ। अब जरा कैलकुलेशन मारते हैं कि उसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने। सल्फर का एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, सल्फर का एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है। दिस इज वन पाई बॉन्ड, दिस इज अनदर पाई बॉन्ड। अब मुझे बताओ सल्फर के टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो व्हाट आई कैन सी इज 1 2 3 4, सल्फर के 4 सिग्मा बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एक भी लोन पेयर अब सल्फर के पास बचा नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया? इसका स्टेरिक नंबर 4 हो गया। एक एग्जांपल और मैं यहीं पे लेना चाहूँगा, लेट अस से SO2 एग्जांपल, SO2। अब अगर मैं सल्फर को यहाँ ड्रा करता हूँ और 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? 2। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा। सबसे पहले बॉन्ड बना दो, ठीक है। अब ऑक्सीजन के तो देखो डबल बॉन्ड पूरे हो गए, ये ऑक्सीजन का भी 2 लोन पेयर यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, देखो बात खत्म। अब सल्फर के कितने हो गए? सल्फर के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, पर लास्ट में होते कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5वां और 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर का काम करेगा। अब मुझे बताओ इस केस में सल्फर का स्टेरिक नंबर कितना होगा? तो देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, ये तीसरा पाई बॉन्ड है, ये चौथा पाई बॉन्ड है। अभी थोड़ी देर पहले बताया डबल बॉन्ड जब होता है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया सर ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? व्हाट अबाउट ट्रिपल बॉन्ड? अगर ए है और उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बी लगा हुआ तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी के 2 बचे हुए भी पाई बॉन्ड होंगे। और हमको स्टेरिक नंबर निकालने में किसकी ज़रूरत पड़ती है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। आपको मुझे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बताना है। तो मुझे बताओ इस केस में जो सल्फर है इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा? इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा दैट इज सिग्मा प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 2। लोन पेयर कितना दिख रहा है मुझे? वहाँ पर लोन पेयर मुझे 1 दिखाई दे रहा है, मतलब इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3। क्या आपको स्टेरिक नंबर निकालना आया? कोई भी मॉलिक्यूल, एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट अस टेक HNO3। HNO3 नाइट्रोजन सेंटर में आएगा, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 ऑक्सीजन है। अब देखो
नाइट्रोजन कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर ऑक्सीजन क्या करेगा, हर ऑक्सीजन तो भैया डबल बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, है ना। अब मान लेते हैं पहले एक 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 करके, एक नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, और एक इसके पास होता है लोन पेयर। ये तो हमारा अब तक का सिचुएशन हो गया। अब एक हाइड्रोजन को ना एक ऑक्सीजन के साथ दे देते हैं यहाँ पे, ये दे दिया। अब मुझे बताओ क्या ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है? नहीं, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। कैसे सेटिस्फाइड नहीं है? देखो, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 1 2 3 और ये 4 5, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ बन गया है, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। यार ये तो सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? ये वाला ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया, नाइट्रोजन भी खुश हो गया। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने थे, तीनों बन गए, नाइट्रोजन को क्या जरूरत है? तो ये ऑक्सीजन अनसेटिस्फाइड है, ये ऑक्सीजन अनसेटिस्फाइड है, तो क्या करें भैया बताओ? हाँ, तो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। अब स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं, ये नाइट्रोजन है मेरे पास, लेट अस से एक ऑक्सीजन को तो वैसे ही रखते हैं एज इट इज, ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। लेट अस से डू वन थिंग, एक नाइट्रोजन को, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना देते हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए, बचा चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन। कैन यू सी दिस? 4 and 5 इलेक्ट्रॉन। लेट अस से हम ऐसा कुछ कर दें तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ, अब मुझे पता है मेरा नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर नहीं कर सकता। इफ यू रिमेंबर दिस, हमने कहा था नाइट्रोजन की फैमिली में नाइट्रोजन के अलावा बाकी सब नीचे वाले अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन एक डेटिव बॉन्ड बना सकता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर सेम फंडा होगा। अगर ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन को और कितने चाहिए? 2 और चाहिए। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑक्सीजन को दान दे देगा। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू गेट। आई होप आपको समझ में आया। बहुत बच्चे ये स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाते हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं पूरा लिविस स्ट्रक्चर्स का आपके साथ एक डायग्राम शेयर, एक वीडियो बना के दे दूंगा। वहाँ पे मेरे पास समवेयर अराउंड 40 लिविस स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे हम उन लिविस स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि लिविस स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आ गया, इसको हम लिविस स्ट्रक्चर कहते हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन चुटकियों में प्रेडिक्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ स्टेरिक, अब यहाँ से तो प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान है, आपको अब सिर्फ स्टेरिक नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे स्टेरिक नंबर? बहुत आसान है। ये नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, और मैंने कहा था डेटिव बॉन्ड भी क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ये इसका पाई बॉन्ड होता है। अब बताओ नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन का यहाँ पर जो स्टेरिक नंबर होगा, स्टेरिक नंबर या जिसको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, बताइए कितना हो जाएगा? तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, लोन पेयर तो अब उसके पास बचा नहीं, पर सिग्मा बॉन्ड मुझे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं। 3 + 0 आंसर निकल के आएगा 3, इसका स्टेरिक नंबर 3 है। मतलब ये हो गया कि स्टेरिक नंबर अगर आपको निकालना है तो आपको उस मॉलिक्यूल का या उसका आपको क्या आना चाहिए? लिविस स्ट्रक्चर आना चाहिए। जैसे एक और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे ये HNO3 ले लिया ना, लेट अस से एक एग्जांपल के तौर पे HClO4 ले लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है सेंटर में क्लोरीन, लिविस स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 ऑक्सीजन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होगा। हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ लगा देते हैं, चलो ये देखो ये अटैच हो गया। ये क्लोरीन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना लिया। अब क्लोरीन के पास लास्ट में कितने होते हैं? लास्ट में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक नॉर्मल बॉन्ड में बन चला गया, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, बाकी के 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट हम सबको पता है क्लोरीन जो आता है वो फ्लोरीन के नीचे आता है। तो क्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सकता है, तोड़ सकता है। और वो तोड़ने के बाद क्या कर सकता है? वो तोड़ने के बाद, अब यहाँ पर कुछ लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनना, आप जरा ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे कहते हैं कि क्लोरीन ने ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो 6 तो उसके पास थे, 7वां और 8वां उसको मिल गया। कुछ लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये देखो डेटिव बॉन्ड बन गया। यहाँ पर भी ये डेटिव बॉन्ड दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। और कुछ लोग इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर ये क्लोरीन है मेरे पास और ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। अब मुझे पता है क्लोरीन अपना लोन पेयर को तोड़ सकता है, तो ये अपने लोन पेयर को तोड़ के 2 अलग बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4। आई होप लॉजिक समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन देखो प्रॉपर आ रहे हैं। ये अपना डबल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, 1 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, बट इससे क्या हमारे हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो, इस क्लोरीन का स्टेरिक नंबर मुझे पता करना है,
बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होता है, ये डेटिव बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है। कोई लोन पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो हमारा स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। लोन पेयर कितना दिखाई? 0। आंसर कितना निकल के आएगा? 4। खत्म। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ, मुझे बताओ क्लोरीन का स्टेरिक नंबर कितना होगा? 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, और यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। और स्टेरिक नंबर निकालते समय हमको लिखना क्या होता है? सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, और लोन पेयर मुझे एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। आंसर अभी भी 4 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक की ये चीज़ें? तो अगर आपको स्टेरिक नंबर निकालना आता है, सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर अगर निकालना आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? अब जरा ध्यान से सुनो। लेट अस से अगर स्टेरिक नंबर आपका निकल के आता है 2, अगर स्टेरिक नंबर आपका निकल कर आता है 3, अगर स्टेरिक नंबर निकल कर आता है 4, या स्टेरिक नंबर निकल कर आता है 5, या स्टेरिक नंबर निकल के आएगा 6, या स्टेरिक नंबर निकल कर आता है 7। ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, जो कि हमने अभी सीखा कैसे निकाला जाता है स्टेरिक नंबर, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। स्टेरिक नंबर अगर 3 होगा तो sp2 होती है, स्टेरिक नंबर अगर 4 होगा तो sp3 होती है, या कुछ केसेस में sd3 भी हो जाती है। स्टेरिक नंबर 5 होगा तो sp3d, क्योंकि यहाँ पे 5 है, या dsp3 भी होती है। कुछ केसेस में इसको हम dsp3 भी लिखते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 6 होगा, देखो ये d सिर्फ पीछे का और ये आगे का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप sp3d या d या dsp3 लिख सकते हो। स्टेरिक नंबर अगर 6 होगा तो sp3d2 या d2sp3 भी लिखते हैं। और अगर स्टेरिक नंबर अगर 7 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे sp3d3। अगर एक चीज़ नोटिस करो, 4 के बाद, क्योंकि s और p मिला के तो 4 होते हैं, उसके बाद सिर्फ d बढ़ता चला जा रहा है, या इसको हम लिखते हैं कुछ केसेस में d3। अब d3 वाले पे नहीं जाते, सिर्फ इतना याद रखो। अगर ये है स्टेरिक नंबर, अगर आप निकाल सकते हो किसी भी सेंट्रल एटम का, यहाँ क्लोरीन का स्टेरिक नंबर 4 आया, यहाँ क्लोरीन का स्टेरिक नंबर 4 आया, यहाँ क्लोरीन का नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर 3 आया, यहाँ सल्फर का स्टेरिक नंबर 3 आया, यहाँ सल्फर का स्टेरिक नंबर 4 आया। अगर आपको स्टेरिक नंबर निकालना आता है, जो हम सिर्फ उसका लिव स्ट्रक्चर देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मुझे सिर्फ उसका लिव स्ट्रक्चर बता दो क्या है, अगर ये प्रेडिक्ट कर पाओगे तो अब याद रखना है इनकी हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp है तो मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो आपका मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, ये एक यहाँ होगा और 2 ऑर्बिटल जो उसकी होंगी वो इस तरीके से दिखाई देंगी। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर। ये हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ। अगर sp2 है तो a यहाँ पर होगा, एक बॉन्ड यहाँ दिखेगा, एक बॉन्ड यहाँ दिखेगा, एक बॉन्ड यहाँ दिखेगा। इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर sp3 या sd3 है तो हमको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, a यहाँ होगा, एक ऑर्बिटल ऊपर, एक ऑर्बिटल नीचे, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ sp3, यहाँ आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से होगा, a यहाँ होगा, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल ऊपर, एक ऑर्बिटल नीचे। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर इस तरीके की ज्योमेट्री आती है, इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन आता है, एक यहाँ होगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। इसको कहा जाता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, यानी इसको हम प्यार से ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। और अगर ये आती है तो अब इसको मैं ऑर्बिटल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ए यहाँ पर है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर, एक नीचे। इसको कहा जाता है पेंटागोनल बाय पिरामिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर। तो ये मैंने क्या दिखाया आपको, अगर स्टेरिक नंबर पता होगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन।
अब मान लीजिए कल को अगर आपको प्रेडिक्ट करना हो कि HClO4 में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टेरिक नंबर 4 है और 4 स्टेरिक नंबर का एक ही हाइब्रिडाइजेशन होता है टेट्राहेड्रल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होगा। अगर मुझे यहाँ प्रेडिक्ट करना होता नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोनल प्लेनार का मतलब क्या होगा, sp2, यहाँ पर क्या होगा sp3, ठीक है। जैसे यहाँ पर सल्फर का 4 आया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब ये भी क्या हो जाएगा sp3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनार, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा ये sp2। उसके बाद यहाँ फॉस्फर आया 5 आया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब क्या हो जाएगा sp3d। क्लियर है यहाँ तक, श्योर। अब यहाँ पे फॉस्फर का बता दो कितना हो जाएगा, इसका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा था मतलब ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, मतलब कितना sp3। तो कल को अगर आपको कभी हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना, देखो मैं इस वीडियो में स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग मोर अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना होगा तो सबसे पहले आपको स्टेप्स याद रखना। आपको स्टेप्स क्या फॉलो करनी पड़ेंगी, आपको सबसे पहले उसका लिविस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लिविस स्ट्रक्चर बनाओ, लिविस स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखो उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर, पता करो उसका कितना है। और उसके बाद आप उस स्टेरिक नंबर को देख के क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स इट, सिर्फ इतना सिंपल सा फंड है। अब इसके बाद ना एक और सवाल आता है आपके माइंड, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 40-45 मिनट्स का ये वीडियो हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मैं वीडियो को स्ट्रेच करूँ, लंबा करूँ। 1-1.5 घंटे का वैसे भी कोई वीडियो देखता नहीं है, थ्योरेटिकल वीडियो, सबको शॉर्ट्स देखने होता है, सबको मतलब 2 मिनट में हम कैसे प्रेडिक्ट करें ये समझना होता है। तो स्टेरिक नंबर, लिविस स्ट्रक्चर, स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद ना मैं सीक्वेंस में आपको और मेरे वीडियोज़ मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। आप इसी वेब सीरीज़ कह रहा हूँ, आप इसी सीरीज़ में आ जाना। आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं सारे लिविस स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लिविस स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हमको सबसे पहले लिविस स्ट्रक्चर आना चाहिए। उसके बाद आपको एक और ये मिलेगा, वीडियो मिलेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन और शेप में क्या फ़र्क है एंड शेप में क्या डिफरेंस है। ये वीडियो भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन बनाना सीख लिया है कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ये सब हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, तो अब शेप और हाइब्रिडाइजेशन में क्या फ़र्क है। ये 2 वीडियो और आपको और मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, प्लीज़ देख लेना, वरना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इन 2 वीडियोज़ को देख लेना। ये 3 वीडियोज़, मतलब ये करंट वीडियो और ये 2 वीडियो मिला के आपका पूरा केमिकल बॉन्डिंग का मैक्सिमम मार्क आपको ला के दे सकता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ। देखो अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा होगा? हाँ, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पूछा ट्राइगोनल पिरामिडल बोला है, शेप किसका है, पर शेप पूछा है। हम हाईलाइट करते चलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा है कि शेप पूछा है। यहाँ पर शेप पूछा है, यहाँ स्ट्रक्चर पूछा है, हाँ ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी शेप पूछा गया है, ठीक है। यहाँ ज्योमेट्री पूछी गई है। हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री निकालते हैं, जो हम लोगों ने अभी निकाला ना थोड़ी देर पहले, वो ज्योमेट्रीज था उसका, ठीक है। यहाँ पर भी वी शेप में आया है, ये भी शेप से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ स्ट्रक्चर पूछा गया। तो ये 2 चीज़ें याद रखना, आप शेप और ज्योमेट्री ये 2 अलग होता है। ज्योमेट्री आप हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हो। अगर आपको पता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो आपने अगर यहाँ निकाला हुआ है ये उसका क्या है, ये उसका ज्योमेट्री है। तो शेप, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री आता है, और फिर हम शेप के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री और शेप में क्या फ़र्क होता है। दैट विल बी माय नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन और शेप डिस्कस करूँगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो कुछ यूज़फुल हुआ। अगर कुछ समझ में आया, कुछ नया सीखा, कुछ पहली बार सीखा, कुछ अलग सीखा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो और इतनी देर तक अगर आप रुक गए हो यहाँ तक, तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।